सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। कल हम पिछले वीडियो में हम पढ़े थे बरसते बादल पाठ का जो कवितांश दी गई है पाठ के अंतर्गत, उसे पढ़े थे और भावार्थ भी मैंने समझाया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं बरसते बादल पाठ में से कुछ कठिन शब्द, पर्यायवाची शब्द, उल्टे शब्द, वचन बदलो, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, ये सभी इनके बारे में आज मैं इस कक्षा के अंतर्गत बता देता हूँ। कुछ ले रहा हूँ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कहते हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले। मेघ यानी बादल, तरु, पेड़, और दिल या हृदय, इसे भी ले सकते हैं। अगर चाहे तो ये पर्यायवाची शब्द भी बन जाता है। थम थम, रुक रुक कर, थम, अंधेरा, सपना, स्वप्न, सोन बलाक यानी जल पक्षी, क्रंदन, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे जाने वाले शब्द है। क्रंदन करना मतलब जल पक्षी क्या करती है, रोती है, उसके बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया। नेक्स्ट, रोम, रोम सिहर उड़ता है। रोम मतलब होता है बाल, मतलब होता है हेयर्स, जो इसे कहते हैं अंग्रेजी में। सिहरना, सिहरना मतलब होता है खांपना। भीतर, अंदर, झूला, घेरना मतलब होता है लिपट कर, घेर लेना। इस तरह से यहाँ पर बता दिया गया है। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। हो गया ना, लिख लिए ना, पास करके लिख लेना है, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं इसके अंतर्गत। पर्यायवाची शब्द, श्रावण, श्रावण, बरसात, सावन श्रावण ही आता है और पाठ के अनुसार लेकर अगर देखा गया तो ये बरसात भी आता है। नेक्स्ट, चमक,
प्रकाश, ज्योति, रोशनी, उर, हृदय, दिल, मन, दिन, दिवस, रोज, तिथि, इस तरह हम ले सकते हैं। नेक्स्ट और एक लिखूंगा जो इम्पोर्टेंट है, रज। रज के कण कण मतलब होता है धूली, दूसरित जो होती है धूल, रेत, भालू भी आता है, ये भी लीजिए भालू। नेक्स्ट वारी, यानी पानी, और नीर, जल, यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट एक बार देख लीजिए और टाइम देता हूँ, फटाफट लिख लेना है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर विलोम शब्द। देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वही देता हूँ। मनुज, यानी मनुष्य मतलब होता है मानव, दानव, जिस तरह से तनुज बनता है, मानव, दानव जैसे। और प्रस्तुत, आ जोड़ना है बस, अप्रस्तुत। सुंदर, इसे भी आ ही जोड़ना है बस, असुंदर। लायक मतलब कुछ करने लायक है, ये नालायक है। और अगर देखा गया तम, तम यानी अंधेरा, प्रकाश ले सकते हैं, ज्योति, क्योंकि ये कुछ भी यहाँ पर जो मैंने लिया था इससे पहले शायद यहाँ पर है, प्रकाश, ज्योति, रोशनी, कुछ भी ले सकते हैं उसके अंतर्गत। चटवा देखा गया तो इसके अंतर्गत जो है पाठ के अंतर्गत क्या है, आर्द्र है, ये शुष्क वो बन जाता है, इस तरह है विलोम शब्द। एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पर्यायवाची शब्द है सावन, श्रावण है, बरसात है, चमक, प्रकाश, ज्योति, रोशनी है, उर, हृदय, दिल, मन है, दिन, दिवस, रोज, तिथि, प्रसार भी कहते हैं, रज, धूल, रेत, बालू, वारी, पानी, नीर, जल, ये जो है पर्यायवाची शब्द है। परीक्षा में पूछे जाने वाली कुछ पर्यायवाची शब्द इस पाठ के अंतर्गत से मैंने ले लिया है। उसी तरह यहाँ पर मैंने पाठ के अंतर्गत से कुछ विलोम शब्द यहाँ पर ले लिया मैंने। मनुज है, धनुज, प्रस्तुत, अप्रस्तुत है, सुंदर, असुंदर है, लायक, नालायक है, तम, ज्योति है, अर्ध, शुष्क है। इस तरह हम इससे विलोम शब्द ले सकते हैं। 1-2 मिनट देखते रहिए, क्योंकि अगर लिख लेने वाले लिख लेते हैं तो देखते रहिए पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। इसके बाद हम देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय, पुनरुक्ति शब्द, हो सके तो तत्सम तद्भव भी देखेंगे। हो गया बेटा, चलिए।
अब हम पुनरुक्ति शब्द देखेंगे। मतलब बार बार जो रिपीट होती है, इस पाठ के अंतर्गत देखा गया क्या क्या पुनरुक्ति शब्द है। पुनरुक्ति शब्द या पुनरुक्त शब्द इस पाठ के अंतर्गत बार बार जो रिपीट हुआ है, झमझम कहकर बार बार रिपीट हुआ। दूसरा छमछम, छमछम, टरटर, और पीयू पीयू चातक, म्याऊ म्याऊ मोर, तुरुन तुरुन, सही है, ये भी है ना। नेक्स्ट रिमझिम भी है ना, रिमझिम, ये भी रिपीटेड हुआ। मतलब लिख ले सकते हैं आप लोग चाहे तो। चलिए, परीक्षा में एक ही शब्द दिया जाता है, दो शब्द नहीं दिया जाता है। वाक्य के अंतर्गत दो शब्द दिया जाता है, मगर ऑप्शंस में मतलब विकल्पों में एक ही दिया जाता है, उसे देखकर लिखना है बस। खन खन, मिट्टी के हर कण जो होता है, तुन तुन के कन कन में जो, फिर आया जीवन में सावन मन बावन। और भी है। ओके, इस तरह यहाँ पर पुनरुक्ति शब्द या पुनरुक्त मर्जी है आपकी। अगर अन्य जगह इस तरह से भी दिखा देता है पुनरुक्त शब्द, अगर चाहे तो ये भी ले सकते हैं, पुनरुक्ति, पुनरुक्त। नेक्स्ट, अब देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत दी गई तत्सम तद्भव शब्द, क्योंकि परीक्षा में ज़रूर पूछी जाने वाली जो अंश है तत्सम तद्भव है इस पाठ से। तत्सम है तद्भव है, बस समझ रहे हैं ना आप लोग। ये चंद्र है, और एक ही दे रहा हूं, और ये जल गन वृक्ष सपना हो चुका है बिटअप। सुंदरता ले लेंगे। ऊपर तब समय ना
यहाँ पर क्या है, सौंदर्यता लेना है, सौंदर्य था, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इसका। अंग्रेज़ी में ब्यूटीफुल जो कहते हैं तो सुंदरता है, सौंदर्य बोध जो कहते हैं, ये विषय प्रवेश में आ चुका है। सौंदर्य था, सौंदर्य सुंदर था, जो सौंदर्य था सुंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो पुनरुक्त शब्द जो दिया गया है इस पाठ के अंतर्गत, झमझम, छम छम, चमचम, टर टर, पियू पियू, म्याओ म्याओ, त्रुन त्रुन, रिम झिम, कन कन, पिर पिर जो है ये पुनरुक्ति शब्द है। क्या है बेटा, ये पुनरुक्ति शब्द है। तत्सम तद्भव है, तत्सम जो है श्रावण है, उसे तद्भव सावन बन जाता है, सावन। घन गन, वारी, झल, स्वप्न, सपना, विटप या विटप वृक्ष कहते हैं, चंद्र चांद, सूर्य सूरज, सौंदर्य था या सुंदर था उसे कहते हैं। समझ में आया बेटा, ये जो था तत्सम और तद्भव शब्द है। 1 मिनट समय दे रहा हूँ, फटाफट लिख लेना है, तो पॉज करके देख लेना है क्या है। ये तत्सम तद्भव हो चुका है। अब पाठ के अंतर्गत दी गई भाषा की बात देखेंगे बेटा। ये पाठ के अतिरिक्त तो मैंने दे दिया, इसलिए मैंने बना कर लाया आप लोगों के लिए। बहुत सारे हैं शब्द मैंने बना लिया था आप लोगों का। ओके, यहाँ पर भाषा की बात है। गधा बहुत खुश हो रही है ना, वर्षा का मौसम नहीं होता है फिर भी जानवर बहुत खुश हैं, क्यों, पाठशाला नहीं है उस कारण। हाँ, यहाँ पर पहला जो है पर्यायवाची शब्द दिया गया है तरु। तरु यानी अभी मैंने जो बताया था पर्याय, पेड़, वृक्ष, विटप, दूसरा क्या बताया था यहाँ पर, गगन। अगर चाहे तो ये पादप भी लिख सकते हैं, और एक लिखा हूं नहीं, बस गगन, आकाश, आसमान, अंबर, व्योम भी लिख सकते हैं। व्योम अगर चाहते हैं तो व्योम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया गया है, घन। घन मतलब होता है बादल, मेघ, जलद भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, जलद, नीरद, नीरद, अम्र, सॉरी अब्र कहते हैं इसे। तो ये इस तरह यहाँ पर पर्याय शब्द दी गई हैं। क्या है, तरु है, तरु को हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं। वृक्ष भी, विटप और पादप भी हैं। गगन यानी आकाश, आसमान, अंबर, व्योम है। घन यानी बादल, मेघ, जलद, नीरद, अब्र है। अब हम देखेंगे बादल बरसते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को। तो इस तरह यहाँ पर देखकर वो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या है, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। पद परिचय यानी यहाँ पर एक रेखांकित किया गया है, पद परिचय दीजिए। मैं पूरा वाक्य के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, वाक्य में क्या क्या दिया गया है।
पद परिचय दीजिए। पद परिचय यानी आप समझना चाहिए कि ये कौन सा पद है। पद यानी शब्द भेद देखना है। शब्द भेद कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है। मैंने आप लोगों को बताया था, यहीं पर समझ सकते हैं 8 प्रकार हैं। अब इस पद परिचय देखा गया तो बादल क्या बनता है? संज्ञा, क्योंकि एक आकार का नाम है बादल, मेघ जो भी है, तो इस आकार का नाम है बादल। बरसना मतलब होता है क्रिया। तो ये जो इंडिकेट करता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है आप लोग। ये वर्तमान काल को इंडिकेट करता है। ये हाँ है, इस कारण ये वर्तमान काल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो बिंदी है, ये जो है, ये जो इंडिकेट करता है वचन को। कौन सी वचन में है? बहुवचन में है। एक ही मात्रा और बिंदी जो बहुवचन के अंतर्गत है। और एक ही मात्रा जो है और एक का इंडिकेट करता है पुल्लिंग का। यानी अगर ये बहुवचन के अंतर्गत है तो पुल्लिंग बहुवचन है। देखिए इतने सारा देखना पड़ता है। बादल एक संज्ञा है और पुल्लिंग है। बरसती नहीं है, बरसते है, क्योंकि ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पर एक ही मात्रा आ चुका है, बरसते। बरसते आ चुका है तो बहुवचन में है, तो ये बिंदी आ चुका है। देखिए यहाँ पर बहुवचन पुल्लिंग में एक ही मात्रा जोड़ा जाता है। मैंने काल बताते समय बता दिया था आप लोगों को। एक वचन पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनकी क्रिया के अनुसार, उन संज्ञा के अनुसार, उससे सर्वनाम के अनुसार ये क्या होता है? क्रिया में जोड़ा जाता है। एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग। मैंने आप लोगों को समझाया था ये। मतलब लड़के खेलते हैं, लड़के बहुवचन है, खेलते हैं। लड़का खाता है, सोता है, इस तरह से ये पूरा देखना है तो समझ में आता है। बादल पुल्लिंग कैसे पता चला है हमें? इससे पता चला है पुल्लिंग बहुवचन है। बादल एक वचन में भी बादल है, बहुवचन में भी बादल ही है, तो इसे हम जान सकते हैं। समझ में आया? तो ये इस एक आकार का जो नाम दिया गया है, इसलिए ये बन गया है संज्ञा। और ये बरसना जो है क्रिया है, और ये पुल्लिंग है, इसलिए एक ही मात्रा आ चुका है। और यहाँ पर बिंदु जो है वचन दिखाई देता है, बहुवचन के अंतर्गत है। यह पुल्लिंग बहुवचन के अंतर्गत हम इसे ले सकते हैं। और यहाँ पर समास के बारे में पूछा गया बेटा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस तरह से 2 शब्द दिया गया है। मैंने आप लोगों को समझाया था 9वीं कक्षा के अंतर्गत ही। ये जो होता है योजक, यहाँ पर जो जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक जो कहते हैं हम इसे। तो पेड़ और पौधे हैं, दोनों में विलोम होता है। पेड़ एक वृक्ष होता है, पौधे मतलब एक प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है। तो इससे इसका अंतर होता है, भेद दिखाई देता है। कौन सी समास में दिखाई देता है बेटा? द्वंद्व समास में दिखाई देता है। तो ये द्वंद्व समास है। पेड़ और पौधे, ये जो योजक और जो दिखाई दे रहा है, और एक जगह भी दिखाई देता है, जिस तरह से कण और कण है, तो ये अलग अलग नहीं होता है, दोनों भी समान है। एक ही रूप के, मतलब एक ही आकार के और एक ही अर्थ के रहने वाले शब्द हैं। मगर यहाँ पर जो है अंतर होता है, डिफरेंस होता है, भेद होती है। देख सकते हैं आप लोग, माता और पिता, आपको पता है माता अलग होते हैं, पिता दोनों अलग हैं। अपोजिट जेंडर भी है यहाँ पर देखा गया। तो पशु और पक्षी, पशुओं को 4 पैर होते हैं, पक्षियों को 2 ही पैर होते हैं। मतलब यहाँ पर देख सके तो समझ में आ जाता है आसानी से। द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व समास में ये 2 विपरीत होते हैं। अव्ययभाव समास में दोनों क्या होता है? दोनों समान होते हैं। कण कण, हर कण हम कह सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जोड़ नहीं सकते हैं। पेड़ और पौधे कहते हैं। कण और कण जिस तरह से अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये विलोम होते हैं। 2 शब्दों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इससे हमें पता चलता है। इस तरह आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दी गई भाषा की बात है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरा पाठ,
ईदगाह वो किन के द्वारा रचित पाठ है? प्रेमचंद जी के द्वारा रचित पाठ है, वो कहानी है। धन्यवाद।